चलिए प्रारंभ करते हैं। जी। ओम सदाशिव समारंभां श्री शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपराम् वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतंजलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। सर्वेभ्यो नमो नमः। गुरु पूर्णिमा की सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सब लोग गुरुजन हैं, आप भी, क्योंकि आप बहुत सारे लोग काफी जगह तो पढ़ा रहे होंगे और कुछ लोग भावी गुरु हैं, कुछ लोग गुरु बन जाएंगे। तो ये दोनों चीजें हैं। तो अब आपके सम्मुख यह विषय हम प्रस्तुत करते हैं। तो आज यह गुरु पूर्णिमा के विषय में थोड़ा एक एक दो बात बता दें, फिर इस विषय पे चलते हैं। यह जो गुरु पूर्णिमा है, चलिए आपसे 2 मिनट बात कर लें, फिर विषय को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चलिए, तो गुरु पूर्णिमा को व्यास पूर्णिमा कहा जाता है। अब भाई गुरु पूर्णिमा नामकरण ये थोड़ा बाद में हुआ, पहले यह व्यास पूर्णिमा रहती थी। अर्थात जो भगवान वेद व्यास हैं, यह उनका जन्म दिवस है। आज क्या है? आषाढ़ शुक्ला पूर्णिमा। आज एक महीना पूरा होने जा रहा है पूर्णिमा, और हमारा भी आज एक विषय, आज एक प्रकरण पूरा होने को जा रहा है, संज्ञा प्रकरण। तो यह व्यास पूर्णिमा है। व्यास पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा क्यों कहा गया? क्योंकि जो भगवान वेद व्यास हैं, जिनको वेद व्यास आप कहते हैं, वो गुरुओं के भी गुरु हैं, गुरुओं के भी गुरु हैं। कारण के उन्होंने पहले वेद की अपने शिक्षा दी। वेद का विभाजन वेद व्यास ने किया। पहले वेद एक ही हुआ करता था, है ना। उसके जी। 4 विभाजन कर दिए, शुक्ल और यजुर साम और अथा। उन्होंने 4 विभाजन किए। उसके बाद उन्हें लगा कि अरे भैया, अब लोगों की बुद्धि ऐसी हो गई है कि जो अब वेद को समझने में भी इन्हें दिक्कत होने लगी है। 4 विभाजन करने के बावजूद भी ज्ञान राशि थोड़ा ज्यादा बढ़ गई है। तो उसके लिए क्या किया, उन्होंने पुराण बनाए। पुराण क्या है? आपको कथा के माध्यम से वह वेद को समझा सकते हैं कि वेद में क्या है, क्या रहस्य है। वेदों के रहस्य को कथा माध्यम से प्रस्तुत किया गया। और उसमें सर्गश्च प्रतिसर्गश्च, सृष्टि का कथा, सृष्टि का आरंभ की कथा, सृष्टि के विनाश की कथा, वंश मनवंतरों के तमाम वर्णन वहां किए गए हैं। वह एक प्रकार से एक इतिहास ग्रंथ टाइप के हैं आप। तो पुराण बनाया। अब पुराण के बाद भी उन्होंने लोगों को और अच्छे तरीके से कथा माध्यम से समझाने के लिए बनाया क्या? महाभारत। महाभारत बनाया। तो वह गुरुओं के भी गुरु हैं, सकल विद्याओं के निधान हैं, अच्छे व्याकरण के ज्ञाता हैं। तो आज उन्हीं का यह दिवस है जो कि हम लोग गुरु पूर्णिमा के रूप में मनाते हैं। मित्रों, हमारे जीवन में बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो हमारे गुरु जैसा कार्य करते हैं। गुरु का मतलब होता है गृह्णाति अंधकारम। गृह्णाति अर्थात निगल जाता है जो अंधकार को, आपके जीवन के अंधकार को जो खत्म कर देता है, वह गुरु कहा जाता है। अब ये अंधकार प्रकाश की क्या चीज है? अज्ञान। जो अज्ञान है वह अंधकार कहा जाता है, और जो ये ज्ञान है यह प्रकाश कहा जाता है। तो गुरु क्या करता है? ये ज्ञान की तरफ प्रेरित करता है, वह गुरु। गुरुओं के भी प्रकार आपको पता है। कुछ तो आपको पढ़ाने वाले गुरु होते हैं, कुछ दीक्षा गुरु होते हैं। आजकल लौकिक विभाजन आपको बता रहे हैं। तो ये दीक्षा गुरु, एक पढ़ाने वाले गुरु, एक गुरु होते हैं आपको प्रेरणा देने वाले, है ना। और प्रेरणा देने वाले गुरु मतलब कुछ लोग होते हैं आपको ऐसे कि जो आपके मित्र रूप में भी होते हैं और गुरु रूप में भी होते हैं। वो कहते हैं नहीं, आप ये करिए, आपको ऐसा करना चाहिए, है ना, आप ऐसा कर सकते हो। ये सब चीज जो आपको बार बार प्रेरणा देते हैं, ये वो आपको प्रेरक गुरु होते हैं। इनका भी रोल आप कम मत समझिएगा, इनका रोल भी अपने आप में बहुत है, क्योंकि प्रेरक का भी होना बहुत जरूरी है।
तो ऐसे गुरुओं के विभाजन है। अच्छा, और माता पिता यह तो परम गुरु है। माता तो सबसे बड़ी गुरु होती है, ठीक है ना। गुरुओं में यदि सबसे प्रथम स्थान हम किसी का रखें तो वो माता का ही स्थान है, उससे कोई ले नहीं सकता है। क्योंकि माता जो आपको सिखाती है वह आपके लिए मतलब ऐसे व्यक्ति को सिखाती है जो कुछ नहीं जानता है। हम तो आपको जो सिखा रहे हैं आप तो बहुत कुछ जान करके आए हुए हैं। तो आप तो आपके जो माता है वो परम गुरु है, उसमें कोई संशय नहीं, उनका स्थान बहुत ऊंचा है। तो यह सब गुरु पूर्णिमा की और भी बहुत सारे गुरुओं के विषय में कहाँ तक कहें। गुरुओं के विषय में कहा जाता है कि सब धरती कागज करूं और लेखन करूं बन राय, और सात समुद्र की मसी करूं और गुण गुर गुण लिखा न जाए। गुरु का गुण यह है कि सब धरती कागज करूं, पूरी इस धरती को मैं कागज का स्वरूप दे दूं कि मैं मान लूंगा नहीं पूरी धरती कागज है। और सभी जो बन रहा है अर्थात वनराज है, जो सभी वन, उनकी वनों में जो वृक्ष हैं उनकी मैं क्या करूं, लेखनी बना दूं अर्थात कलम। पहले उसी की बनाई जाती थी ना, आज रिफिल सिस्टम आज आ गया है। पहले क्या होता था कि उससे ऐसे छील के और उसे डुबा डुबा के उसमें या फिर स्याही में डुबो डुबो के अक्षर लिखे जाते। बांस लेखनी के करूं बन रहा है ना। सन 2000 की जो पैदावार है वह ऐसी चीजों को नहीं जान रही होगी कि ये क्या वो युग रहा जब सेंठा की कलम से लिखा जाता था तमाम वो वृक्ष होते थे। तो लेखनी करूं बन रहा है, सभी में वृक्षों को यदि लेखनी बना दूं, और सात समुद्र हैं उनमें जितना जल है उसकी यदि मैं मशी करूं अर्थात स्याही बना दूं, फिर भी गुरु गुण लिखा न जाए। गुरु गुण को लिखा नहीं जा सकता है। तो गुरु में और कंचन में भी फर्क बताया गया है कि गुरु और कंचन में ये फर्क है कि गुरु तो व्यक्ति को पारस बना देता है। अर्थात गुरु यदि आपको पढ़ा रहा है, आपको कुछ सिखा रहा है, तो आप समझ लीजिए आप भी गुरु हो, आपको वो गुरु बना देगा, है ना। आप सुनोगे उसे बात रोज 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 रोज, तो आप भी क्या बन जाओगे, गुरु बन जाओगे। बहुत सारे तो हैं ही गुरु, और आप लोग मेरे भी गुरु हैं, सच बात यह है, क्योंकि आपने मुझे बहुत कुछ सिखाया है, बहुत कुछ सिखा रहे हैं। और आप लोगों की कृपा और प्रसाद के द्वारा मुझे भी बड़ा अच्छा लगता है आप लोगों के साथ संवाद करने में। आप लोग इतने सुविज्ञ जन यहाँ पर उपस्थित रहते हैं और अपने प्रश्नों द्वारा जो प्रश्न करते हो उससे हमें मार्गदर्शन आप कराते रहते हैं। तो आप भी सब गुरु हैं, एक प्रेरणा का काम करते हैं। तो गुरु में और कंचन में अर्थात सोने में यही फर्क होता है कि गुरु तो व्यक्ति को पारस बना देता है, गुरु व्यक्ति को गुरु बना देता है। आप भी गुरु हैं, ठीक है ना। हाँ, अपने आप को मानना स्टार्ट कर दीजिए। गुरु मतलब आचार्य हैं और कुछ आचार्याएं हैं, तो आप हैं बिल्कुल। तो क्यों, क्योंकि पारस, हम तो आपको पारस का निर्माण कर रहे हैं कि पारस का मतलब होता है आप भी अब दूसरों को पारस बना सकते हो। तो आपको सोना नहीं बना रहे, एक बार भी बता चुके थे, हम आपको सीधा पारस पत्थर बना रहे हैं जिसके स्पर्श मात्र से कोई सा भी लोहा हो या कोई धातु हो उसको वो किस में बदल देता है, सोने में बदल, स्वर्ण में बदल देता है। तो वही सब चीजों का संचार, वह जो ऋषियों की परंपरा है, पाणिनि, कात्यायन, पतंजलि, व्यास, भास, वाल्मीकि और से लेकर के ये सभी परंपरा, वह परंपरा को यथावत हम आप लोगों तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। बस आपसे यही एक विनम्र अनुरोध है कि आप संस्कृत की सेवा जिस स्थिति में हो वहां करते रहें, क्योंकि संस्कृत की सेवा के लिए कोई लोभ लालच मन में नहीं होना चाहिए। संस्कृत की सेवा निष्काम भाव से करनी चाहिए। अपने दिन में से 24 घंटे में से कुछ टाइम ऐसा निकालना चाहिए, कम से कम आधा घंटा अवश्य निकालिए मेरे कहने से, कि आप दूसरों को संस्कृत सिखाने में मदद कर सके। आपको यह करना है ना। तो जब गुरु दक्षिणा की कुछ बारी आएगी, अभी तो हमने आपसे किसी से कोई गुरु दक्षिणा ली नहीं, बहुत कह रहे थे, बीच में काफी लोगों ने कहा था गुरु जी दक्षिणा क्या होगी, हमने कहा कोई नहीं, ये तो फ्री ऑफ कॉस्ट है, सब कुछ आप सब लोगों के लिए समर्पित है। तो गुरु दक्षिणा की जब बारी आएगी तब हम आपसे कुछ गुरु दक्षिणा ले सकते हैं, पर वो अभी टाइम नहीं है उसका सही। हम सोच रहे हैं कि संधि अंधी पढ़ा लें, है ना, उसके बाद कुछ चीज आपसे कहते हैं कि आप लोग उसे फॉलो करें। तो आइए, संस्कृत की सेवा के उद्देश्य से हम लोग एक दूसरे से जुड़े हुए और फिर प्रयत्न करते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो
खुद सीखो, दूसरों को सिखाओ, ये बहुत अच्छा है। तो आइए अब प्रकृत विषय की तरफ बढ़ते हैं जहां पर हम पढ़ रहे थे अभी वर्तमान में। मित्रों, हमारा अंतिम सूत्र है सुप्तिङन्तम पदम। इस सूत्र का व्याख्यान चलना है। यह आपके संज्ञा प्रकरण का सबसे अंतिम, सबसे लास्ट वाला सूत्र है। इस सूत्र में इसका अर्थ देखिएगा, है ना। ये सूत्र क्या करता है, ये सूत्र देखो पद संज्ञा करता है, यहाँ पदम लिखा है ना, अर्थात ये सूत्र कौन सी संज्ञा करेगा, संज्ञा प्रकरण का है तो संज्ञा करेगा, तो कौन सी संज्ञा करेगा, पद संज्ञा करेगा। सूत्र का अर्थ समझते हैं। सूत्र के अर्थ में ये चीज लिखी हुई है, वो छोटा सा अर्थ है, सुबंतम तिङन्तम च पद संज्ञम स्यात्, इतना लिखा हुआ है। हमने थोड़ा उसकी व्याख्या की है आप लोगों के लिए, उसे समझ ले, कोई ज्यादा बहुत भारी भरकम व्याख्या नहीं है, आप समझ सकते हैं। सुबंतम का मतलब होगा सुप प्रत्यय, ध्यान दीजिए, सुप प्रत्यय अंतेयस्य, सुप प्रत्यय होगा अंत में जिसके, ठीक है। तो भैया ये सुप प्रत्यय कहते ही मन में जिज्ञासा जाग उठी कि सुप प्रत्यय क्या चीज है जी। तो सुप प्रत्यय क्या है, तो इसके लिए आपको ये सुप प्रत्यय हमने यहां लिख दिए हैं कि सुप प्रत्यय अंतेयस्य, सुप प्रत्यय है अंत में जिसके। तो सुप प्रत्यय कौन है, ये देखिए, ये इतने सारे सुप प्रत्यय हैं, देखो देख रहे हो ना इन सबको, सुप प्रत्ययों की लाइन इधर देखिए एक साइड। अच्छा, नए लोग बिल्कुल भी घबराए नहीं, ये प्रत्यय आप आगे के प्रकरणों में स्वयं जान जाओगे, हम यहाँ सिर्फ जानकारी के लिए आपको ये बता रहे हैं, ठीक है ना। हाँ, अब सुप प्रत्यय ये हैं, हमने जो घेरा बनाया ये 21 है, इनकी संख्या आप इन्हें देख लेना। अच्छा, सुप क्यों कहा जाता है, इन्हें थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा, यदि आप प्रत्यार बनाना जानते होगे तो, क्योंकि सु यहां पर इसके शुरुआत में आया है, ठीक है, और ये प जो है इसके लास्ट में आया है। तो सुप का मतलब हो गया सु शुरुआत में हो गया और एक प लास्ट में हो गया। तो सुप का मतलब हो गया ये सु से लेकर के प तक के ये सभी प्रत्यय जितने भी आपको दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। हाँ, याद रखिएगा। तो ये सुप प्रत्यय जिसके अंत में होगा, ऐसा तदादि शब्द समुदाय क्या होगा, पद संज्ञक होगा। पहला वाक्य बनाना कि सुप प्रत्यय अंत में होगा जिसके, ऐसा तदादि शब्द समुदाय पद संज्ञक होगा, पहला अर्थ हो गया। दूसरा अर्थ क्या है, तिङन्तम। तिङन्तम का मतलब है कि तिंग तदादि क्या होगा यहाँ पर, तद आदि से किसका बोध होगा, बिल्कुल, तदादि को थोड़ा देर में स्पष्ट करते हैं, इसलिए हमें उस पर ज्यादा भी चर्चा नहीं की है। ये तदादि शब्द समुदाय को अभी बताएंगे आपको, ठीक है जी। पहले तिङन्त को भी व्याख्यात कर लें, फिर तदादि चूंकि दोनों के साथ जुड़ा हुआ है, फिर हम इस शब्द को बता देंगे, क्योंकि तदादि जो शब्द है वो आपकी किताबों में नहीं दिया है, पर ये हमने इसकी वास्तविक स्थिति को दर्शाने के लिए लिख दिया है, बस इसका यही प्रयोजन है कि जी। इस प्रकार से पद संज्ञा की जाती है। तो चलिए, अब तिङन्तम, तिङन्तम का मतलब है कि तिङ प्रत्यय अंतेयस्य है, इन सब में समास है जो हमने ऐसे समास करके दर्शा रखा है। तो ऐसा जो तदादि शब्द समुदाय, ऐसा जो तदादि शब्द समुदाय वह भी पद संज्ञक होगा। तो तिङ प्रत्यय अंत्य से, भैया ये तिङ प्रत्यय कौन है, तो देखो हमने यहाँ लिख रखे हैं आप लोगों के लिए, क्या है ये तिङ प्रत्यय। तो तिङ ने क्यों कहा जाता है, ध्यान दो, देखो ती यहाँ शुरुआत में आया है और ये न अंत में आया है इनके, ठीक है ना। तो आप इनको देखिए, प्रत्यार है एक तिंग, शॉर्टकट फॉर्म है, तो तिंग से कितनों कितनों का ज्ञान होगा, ये तिप्तस जी सिप्तस था मिबस्मस, ये त आतम झ था साथम ध्वम इड वही मही, इनका ज्ञान होगा, ठीक है। तो ये कितने हैं, तिंग प्रत्यय हो गए 18 और सुप प्रत्यय हो गए आपके 21 अर्थात 21। तो आप ध्यान रख लीजिएगा, सुप प्रत्यय अंत में जिसके होंगे ऐसे तदादि शब्द समुदाय की होगी पद संज्ञा, और तिंग प्रत्यय अंत में होंगे उनकी क्या होगी, उनकी भी होगी पद संज्ञा, ठीक है। तो भैया पहचानेंगे कैसे कि कहाँ सुप प्रत्यय अंत में है, कहाँ तिंग प्रत्यय अंत में है, इतने सारों में से। तो आपको भी कुछ मोटा मोटा कुछ आइडिया बता देते हैं जिससे कि आप उन्हें समझ पाओ
ऐसे कुछ लोग आप समझते होगे इनको, पर ये नहीं समझते होगे कि हाँ कि यही है इस तरीके का। ठीक है, तो सुप प्रत्यय जिनके अंत में है वो देखते जाइए, बालक बालक बालका, जितने भी ये आप शब्द रूप समझते हो ना, जिन्हें कहते हो शब्द रूप के जी, राम के रूप, बालक के रूप, लता रमा के रूप, ये सभी के सभी जो होते हैं ये होते हैं सुप प्रत्ययों से बने हुए, अतः इनको सुबंत कहा जाता है। सुबंत कहने से इनकी क्या इनकी क्या होती है, पद संज्ञा होती है ना। सुबंत कहने से इनकी क्या होगी, सबकी पद संज्ञा होगी। जैसे क्या, एक बालकः की भी पद संज्ञा है, बालकऊ भी पद है, और बालका ये भी पद है, हर एक अलग अलग पद है इसमें, ध्यान रखो। ये बात आई समझ में? तो जैसे अब बालका बालकऊ बालका, ऊपर वाली लाइन में 3 पद, नीचे वाली में लता लते लता 3 पद। इसमें पद का मतलब पद संज्ञा, संज्ञा इनका नाम है। जैसे आप में से किसी का नाम हर्ष है, किसी का नाम अभिनव है, किसी का नाम कुछ है, इत्यादि इत्यादि। तो ये हो गए आपके सुप्रत्यय। ये हरेक कोई पद है, इसका नाम बालका का नाम पद है। ऐसे ही अब तिंग प्रत्ययों से बने हुए जो शब्द हैं जिन्हें आप कहते हो धातु रूप, ये भी पद होते हैं। जैसे पठती एक पद, पठिष्यति दूसरा पद, पठतु, अपठत, पठेत, ये अलग अलग पद हैं। लिखति, गच्छति, गमिष्यति, गच्छतु, लिखेत, ये सभी क्या हैं, ये सभी जो आप देख पा रहे होगे इसमें, कई बालक में जो अंतिम में विसर्ग, ध्यान दीजिए, बालक के अंतिम में ये विसर्ग, बालकऊ में ये औ जो दिखाई दे रहा है, बालका में अ जो दिखाई दे रहा है बाद में, एक तो चीज एक सी है सब में, बालक, इतनी चीज तो एक जैसी है। अब ये कहीं कह है, कहीं औ है, कहीं आ है, इस तरीके का, और आगे आगे जो बदलता रहता है उसमें कारण होते हैं आपके प्रत्यय। ये प्रत्ययों के कारण बदल रहा है। जैसे आपको द्विवचन में औ यहाँ दिखाई दिया, ये औ, तो आपने द्विवचन में यहाँ भी देखिए औ है। तो इसका मतलब क्या है कि ये 21 प्रत्ययों से इस प्रकार के बालकऊ बालका बालका इत्यादि 21 बनते हैं। तो वो क्या होते हैं, वो हर कोई पद संज्ञक होता है, उस किसी हर एक का नाम है पद। ठीक है, ऐसे ही देखो तिप तस झी, ये भी प्रत्यय हैं, इनसे बने हुए शब्द ये नीचे हैं। जैसे थोड़ा ही समझ रहे हो ना? हाँ, जैसे जी तिप, जी जी जैसे तिप का ती तो आपको पठती में दिखाई देता है, वो ती, पठिष्यति में भी ती दिखाई देता है क्या नहीं? जी। हाँ, ऐसे ही ये जो है कई दिखाई देगा। तो ये प्रत्ययों से बने हुए ये शब्द है, ये आपके कहलाते हैं धातु रूप, और ये कहलाते हैं शब्द रूप। पर ये दोनों क्या है, पद संज्ञक है, चाहे वो शब्द रूप हो चाहे वो धातु रूप हो। हर कोई पद जी है, जैसे पठती एक पद है, पठिष्यति दूसरा पद है, ऐसे करके ये अलग अलग पद हैं, आप ध्यान रखिएगा इस बात। आचार्य जी, आपने कक्षा के आरंभ के कुछ क्लास कक्षा में बताया था कि पद को शब्द संज्ञक मतलब मानते हैं व्याकरण में। हाँ हाँ हाँ, पद ही शब्द है, मतलब वो तो यहाँ पर वो चरितार्थ है क्या? बिल्कुल, ये पद वही वही, यह पद संज्ञक वो शब्द है। जी जी जी। हाँ, वैयाकरण जो है शब्द के बजाय उसे पद कहता है उस चीज को, क्योंकि केवल वह बिना प्रकृति और प्रत्यय अर्थात बिना इन सुप प्रत्ययों के बनाए हुए वो प्रयोग नहीं करता है, सुप और तिंग प्रत्ययों। तो क्या तो, इसको ऐसे समझ तो सकते हैं कि मतलब जो व्यवहार में लाए जाने वाले शब्द हैं उनको ही पद कह रहे हैं? हाँ, जैसे रामः, रामः वनम गच्छति, तो ये तीनों शब्द, तीनों जो पद बोले व्यवहार में लाए जाते हैं, रामः वनम गच्छति, समझ रहे हैं ना? जी जी। हाँ हाँ, बिल्कुल यही पद हैं, आप सही दिशा में समझ रहे हैं, यही व्याख्या है इसकी। ठीक है ना? तो आप समझ गए होंगे इन पदों को कि ये हो गए आपके इधर वाले, ये तो हो जाएंगे सुबंत पद और ये हो जाएंगे तिङंत पद। तो पद का मतलब हो गया ये सब कुछ। ठीक है, अच्छा, अब मैं एक चीज और बता दूं जो भी पंतोला जी ने पूछी थी कि तदादी का क्या चक्कर आपने डाल दिया है बीच में। मित्रों, मैं आपसे अ, बताता हूं कि मैं कई सारी चीजें इसमें ऐसी भी ऐड करता हूं जो नए अध्येताओं के लिए थोड़ा समझने में मुश्किल भी हो सकती है, पर वह जो शास्त्रीय लोग हैं जिसको, क्योंकि हमारी इस वीडियो को बहुत सारे ऐसे लोग देखते हैं जो व्याकरण के परंपरागत विद्वान हैं,
तो उनको भी यह लगे कि हम सही दिशा में आपको बता रहे हैं, उनके लिए हम एकदम सही परफेक्ट अर्थ करके बताते हैं। तो आइए अब तदादी को भी समझ लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तदादी का प्रश्न किया था पंतोला जी ने, अपना माइक खोलें। जी मैं आपसे प्रश्न पूछूंगा, आप मुझे बताएंगे, ठीक है? तो ये क्लियर हो जी जाएगी अपनी बात दोनों की। अब हम प्रश्नोत्तर, देखो पद्धति से भी कुछ चीजें जाननी चाहिए ना, ये भी एक पद्धति है। जी तो चलिए, मेरा आपसे प्रश्न है, आपको ये बालकः शब्द दिखाई दे रहा होगा, जी जी है ना? जी तो अब आप मुझे बताएंगे, बालकः को ले लो, चलो चल बालकः को ले लेते हैं, थोड़ा और सरल, बच्चों को सबको हो जाएगा, है? दूसरे जी जी नंबर पहला भी समझ लें, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, अब एक बात बताइए, बालकऊ में कौन सा सुप प्रत्यय है, ये बताइए। अभी जो ये आप सोच समझ रहे होगे इनमें से जी द्विवचन का कौन औ, सा प्रथमा, औ है ना? जी वो प्रथमा द्विवचन का औ। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, तो यहाँ पर प्रत्यय है आपका औ, ये वाला। जी जी और और प्रत्यय जिससे आता है, आपकी जानकारी के लिए बता दें, उसे प्रकृति कहते हैं। जी जिससे प्रत्यय आएगा उसे क्या कहते हैं? प्रकृति, अर्थात वह प्रकृति। शब्द की पहली अवस्था है। जी जी तो जी अब प्रकृति क्या है यहाँ पर? बालक शब्द। जी बालक शब्द प्रकृति है, औ क्या है? ये प्रत्यय है। जी और प्रत्ययों में भी सुप प्रत्यय है, ठीक है ना? जी अच्छा, अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, सुप प्रत्यय अन्ते यस्य, सुप प्रत्यय है अंत में जिसके, यही तो इस पंक्ति का अर्थ हुआ। जी तो सुप प्रत्यय अंत में किसके है? सुप का मतलब बालक जो औ बालक नाम है। का प्रत्यय है, वो किसके अंत में है? बालक के साथ है। बिल्कुल सही, बालक के साथ है। जी तो आप सबसे पहली चीज सब पकड़िए, बालक, सुप प्रत्यय अंत में जिसके है वो है आपका शब्द बालक। फर्स्ट चीज हो गई आपकी। जी तदादि शब्द समुदाय, ये थोड़ा न्याय की भाषा है हल्की सी। तदादि शब्द समुदाय का मतलब है कि तत् अर्थात वह बालक शब्द, अभी बालक शब्द तक पहुंचे थे ना, सुप्रत्यय अंते यस्य, यस्य किसके? जी जी बालक के है। जी तो तदादि शब्द समुदाय क्या है? तदादि का मतलब वह बालक है आदि में जिसके, तो बालक आदि में किसके है बालक शब्द? हम्म। तत् का मतलब वह बालक शब्द, बालक शब्द किसके आदि में है, ये बताइए। किसी औ के। औ के आदि में जी है, जी समझ गए ना? जी जी तो बालक शब्द है आदि में जिसके, ऐसा तदादि शब्द समुदाय हो गया बालकौ। जी देखो, पहले से केवल प्रकृति का ग्रहण हुआ था, शुभ प्रत्यय अंत्य यस्य कहने से बालक प्रकृति पकड़ी गई थी। जी लेकिन जब तदादि शब्द समुदाय कहा, तो तदादि तो क्या होगा? औ का भी ग्रहण हो जाएगा। ऐसा पूरा शब्द समुदाय बालकौ की जो है क्या होगी? पद संज्ञा। जी जी यदि हम केवल ये कहते हैं ना सुबंत की पद संज्ञा होती है, तो सुबंत का अर्थ केवल ये होता है कि सुप प्रत्यय अंत में जिसके, ऐसा कोई मान लेता, जी तो केवल बालक की तो पद संज्ञा हो जाती, औ छूट जाता। जी करनी हमें मिलाकर के है बालक प्रकृति प्रत्यय दोनों की। समझ रहे हैं ना? जी अतः हमें ऐसा अर्थ करना पड़ा है, थोड़ा स्पष्ट ज्ञान के लिए करना पड़ा है, और कोई बात नहीं। तो कहने का क्या मतलब निष्कर्ष निकल के सामने आया कि जो पद संज्ञा होगी ये पूरे की होगी, एक साथ प्रकृति प्रत्यय मिलाकर के होगी। यहां पर भी तिङंत स्थलों में भी जो तिंग प्रत्यय है, वहां पर भी प्रकृति प्रत्यय मिलाकर के प्रत्येक पद है, अर्थात हर एक शब्द रूप पद होता है, हर एक धातु रूप पद होता है। जी समझ गए इस भाषा के द्वारा? चलिए, जी अब मैं जी आपको कुछ चीज पूछ लेता हूं कि जब बालकऊ है, तो पंतोला जी बताइए, पद के अंत में क्या चीज है? औ है। औ है, तो इसको हम क्या कहा करेंगे? पदांत। सभी लोग समझ लें, संधि में आपको एक चीज बहुत दिक्कत देने वाली है, वो यहां नहीं समझी तो दिक्कत रह जाएगी। जब कहीं शब्द आएगा पदांत, तो पदांत आप क्या समझना कि पद संज्ञा हो गई बालकऊ की, और पद का अंत कौन है? औ। औ। समझ जाओगे कि नहीं पदांत? जी जी हाँ, अब बताइए, पठेत में पद के अंत में कौन है?
पदांत में? तो या ए तो बहुत अच्छे। पठित में, पदांत में तो। त है, और पद के आदि में कौन है? प। प। अब ये पदांत और पदादि भाषा को समझने लग गए ना? जी जी। यही समझाने के लिए सूत्र को यहाँ पे रखा है। आप पदांत को भी समझ लें, पदादि को भी समझ लें, मतलब पद समझ जाओगे तो पद का अंत और पद का आदि आराम से समझ जाओगे। जी। हाँ आचार्य जी प्लीज एक बार और बता दीजिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। आपके कहाँ तक समझ में आया यह बता दीजिए पहले। देखो हर एक मुझे जो, समझ आया है ये हाँ आउ जो लगाना है हाँ तो हाँ प्रत्यय अंते यश्य तदादि यश्य हाँ तक, यहाँ तक जी मुझे जी, थोड़ा सही समझ में आ गया है। हाँ हाँ हाँ, है ना? तो वो सुबंत और तिङंत की और तदादि का मतलब प्रकृति प्रत्यय दोनों की मिलकर के होगी। देखो आप लोग क्या है ना, जो नए लोग हैं वो क्या समझते हैं कि बालकऊ पूरा, बालका पूरा एक है, बालकऊ पूरा पूरा एक ही कोई वर्ड है। पर यहाँ पर क्या है, यहाँ पर प्रकृति और प्रत्यय दोनों चीज मिली होती है। बालक प्रकृति है और औ यह प्रत्यय है। इसमें समझ पा रहे होगे आप? तो व्याकरण में क्या है, प्रकृति प्रत्यय दो मिलाकर के एक शब्द व एक पद बनाया जाता है, कोई सा भी। ये नियम है व्याकरण का। तो जो आचार्य जी। वैयाकरण होते हैं वो इसको समझते हैं, ठीक है ना? अरे जी, तो हाँ जी, हाँ जी, इसको लिख, एक बार यही बात लिख करके बता दीजिए, 2-3 मिनट में हो जाएगा, सबके आ जाएगा। अच्छा अच्छा, उससे चलो ज्यादा एक जल्दी बार। समझ आता है कभी कभी। तो इसको तो समझ गए होगे ना, स्लाइड में तो सब लिखा है, वो तो आपको समझ में आ ही गया होगा। मैं तो समझ गया हूँ, लेकिन कई लोगों को नहीं आया होगा, ऐसा हाँ मैं हाँ अनुमान लगा महोदय सकता हूँ। तदादि का मूल अर्थ मतलब प्रकृति और प्रत्यय ऐसा मान सकते हैं ना? तत्, तत् मतलब वह प्रकृति आदि है, आदि में जिसके, वो तो प्रत्यय के आदि में है। तो तदादि शब्द समुदाय अर्थात प्रकृति प्रत्यय दोनों मिला करके उसकी होती है पद संज्ञा। जी प्रकृति और प्रत्यय, जैसे देखो क्या है, जैसे पठ प्लस ती, आप ये समझे, प्रकृति प्रत्यय को अलग अलग समझा करें। पठ प्लस ती, पठ क्या है? प्रकृति, और ती क्या है? ये तिंग वाला प्रत्यय जो अभी दिखाया था। अब जो धातु संज्ञा क्या होगी? केवल प्रकृति, वो सॉरी धातु संज्ञा नहीं है, पद संज्ञा। पद संज्ञा केवल प्रकृति की नहीं होगी, केवल प्रत्यय की नहीं होगी, बल्कि सुबंत तदादि की होगी। सुबंत या तिङंत तदादि, ये तिङंत तदादि है। तो तिङंत की क्या कर लो आप? पद संज्ञा कर लो। तो पद संज्ञा किसकी होगी? प्रकृति प्रत्यय दोनों मिलाकर के जो पठती बन जाएगा उसकी होगी क्या? पद संज्ञा। अर्थात इसका नाम होगा पद। इसका नाम क्या होगा? पद। पद। ठीक है ना? जी जी। हाँ हाँ आचार्य जी, जी जी, आचार्य जी, यहाँ पर पट को धातु नहीं बोलेंगे, प्रकृति बोलेंगे। हाँ वह धातु, पट जो है उसकी उसे धातु संज्ञा भी है और वो प्रकृति उसको कहा जाता है। वो धातु भी आप उसे कह सकते हो, उसकी धातु संज्ञा भी होती है, आगे बताया जाएगा। और ये जो जिससे हम प्रकृति और प्रत्यय बोल रहे हैं, ये प्रकृति को मैंने कहीं पढ़ा था प्रातिपदक या मूल शब्द भी कहते हैं इसे, प्रातिपदक। सुबंतों में कहते हैं, वहां हम बताएंगे। देखो प्रातिपदिक और धातु संज्ञा ये अलग कंडीशन की है, पर प्रकृति तो हम हर किसी को कह सकते हैं। वो थोड़ा वाइड एरिया में है, उसका एरिया ज्यादा है। बट पूजा जी बोल रही है ना? बट ये सुबंत ही। जी जी सर। आप जब भी कुछ बोले तो पहले हाथ उठा लिया करें। जी सर जी। इसके बाद आपसे निवेदन है। हाँ अभी बोलिए सर। तो मैं ये पूछ रही थी कि ना, ये जो है मतलब सुबंत ही तो है जो अभी पढ़ रहे हैं हम, सुप्तिगंतम पदम, सुबंत और तिगंत ही है ना? हाँ हाँ। तो वही तो, यहाँ प्रातिपदक नहीं बोलेंगे इसे? अरे मैं क्या बता रहा हूँ, प्रातिपदिक संज्ञा सुबंत स्थल के लिए है। अच्छा। और तिगंत के लिए धातु संज्ञा है, पर हम इसलिए हम प्रकृति शब्द का यूज कर रहे हैं। प्रकृति दोनों जगह होती है, दोनों जगह। सुबंत में भी अपनी प्रकृति होती है, तिगंत में भी अपनी प्रकृति होती है। अच्छा जी सर। हाँ। धन्यवाद। तो आप पद समझ गए होगे, है ना? अब मैं कुछ एक आपसे, जैसे मैं एक वाक्य लिखता हूँ छोटा सा, अनम्यूट कर लें जो जिनके माइक खुले हुए हैं,
वो म्यूट कर ले अपने आप को। लेटनो इनको ले जा ले ले बाबू इनो ले जाओ। वनम, मैंने एक वाक्य लिखा है यहाँ पर, रामः वनम गच्छति। मैं इसमें से कुछ प्रश्न आंसर पूछना चाहता हूँ। रामः वनम गच्छति में से पद संज्ञा विषय जी उत्तर बोलेंगे। कीर्तिमाला मोड़ना जिनको कर आते दीजिए। हैं वो हाथ खड़ा करें, उनसे पूछते हैं। कीर्तिमाला जी ने उठाया हुआ है, वही उत्तर बोलेंगे, पूछिए। हाँ जी 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 बोलें बोलें। जी सर, मुझे पूछना था कि जो राम सीता बालक ये जो नाम रूप है सिर्फ वही सुबंत होंगे या जो क्रिया है मतलब गच्छति पठति लिखति ये भी सुबंत हो सकते हैं? मैंने भी क्या बताया स्लाइड में हमने दो विभाजन किए थे, सुबंत अलग छाट के रख दिए थे, तिगंत अलग छाट के रख दिए थे। स्लाइड के हमने दो विभाजन आपने देखे होंगे बिल्कुल अलग अलग। हाँ। क्यों कि जो शब्द रूप होते हैं वो सभी सुबंत होते हैं, जो आप जिन्हें धातु रूप कहते हो ना, पठती पठता पठंती, वो सब तिगंत होते हैं। स्लाइड को एक बार और गौर से देखना, इस वीडियो को दोबारा देखना उसके लिए, ठीक है? आपको समझ में आ जाएगा। जो भी वाक्य है जैसे रामवनम गच्छति, तो इसमें राम सुबंत है और गच्छति तिगंत आएगा, और वनम नहीं पता। ये भी सुबंत है। ये भी सुबंत है। ये हम आपको आगे बताएंगे कौन क्या है, आप चिंता नहीं करना। भी ये तो आपको पद पहचानवा रहे हैं। बताइए, रामा वनम गच्छति में कितने पद हैं? तीन पद है। 3 पद है। सुबंत पद कितने हैं? 2 हैं। तिगंत पद कितने हैं? एक। तो आपको शुभ तिगंतम पदम समझ में आ गया होगा जी। अब तुम्हें समझना है पद का अंत और पद का आदि, ठीक है? जी अब आप बताइए, गच्छति में पदांत में कौन है? गच्छति में पदांत में कीर्तिमाला जी किधर है? जी मैं ही बोल रही हूँ सर। हाँ बोले। पदांत में कौन है? टी नहीं, ई कहिए। तुम 2 वर्ण एक साथ कैसे कह सकती हो? हाँ, ई। पद के देखो, एक और आपके लिए बात बता दें, ये जो ह्रस्व ई होती है ना, जिसे आप छोटी ई बोलते हो, उसकी मात्रा भले ही इधर से लग जाए पर उच्चारण उसका उधर ही है, उसकी स्थिति उधर ही है। जी, आप लेखन से भ्रमित न हो। आप गच्छति बोल के देखिए, ता के बाद ई आपके उच्चारण में आ रहा है, इसका मतलब स्थिति बाद में रहती है। तो फिर पठति में भी ई आएगी। अंत में क्या है? पदांत में ई पदांत में। और पदादि में क्या है? पदादि में ग। वनम में पदांत में क्या है? अनुस्वार। अनुस्वार, हाँ। पदादि में रामा में पदांत में कौन है? रामा में विसर्ग। और पदादि में र। अच्छा, अब हमने रामा में से विसर्ग हटा दिए। बताइए पदांत में अब कौन है? अ आएगा। राम आएगा। चलो, अ को भी हमने ये कर दिया। अब बताओ पदांत में कौन है? म। तो आप समझ गए होंगे अब इस बात को, है ना? जी बहुत बहुत धन्यवाद। यही है पद संज्ञा का विषय, आप अब सब जान गए होंगे। गुरुजी एक शंका थी, तो फिर पठति में ती कैसे आएगा पदांत? तो वहां पे भी ई आएगा। वहां पर ही ई पदांत में है, बिल्कुल जी, ठीक है ना? बिल्कुल ई पदांत। तो चलो, अब आप कुछ समझ गए होंगे कुछ बातें। जी। अब कुछ दिशा निर्देश और आपको दे देते हैं। आपको कुछ पूछना हो तो पूछ लीजिए। अभी तक रवि आपने पूछ लिया है, शायद पूछना हो तो जल्दी से पूछे। आज सब लोग 5 मिनट में खत्म कीजिए। हाँ। रवि, ये पदांत का आपको जी प्रकरण में आने वाला है, इसलिए जी। रवि बोले। मौलिक तिगंत में आपने 3 ऊपर की लाइन जो लिखी थी, उसके बाद उसमें आपने कहीं पे आत्मने पद ऐसा कुछ लिखा हुआ है। हाँ, वो आत्मने पद परस्मैपद पद 2 प्रकार के चलते हैं ना? जी। तो वही पूछ रहा था कि वो कौन कौन से 2 हैं, क्या क्या तय करके वही पूछ रहा था। वो तो जब आत्मने पद और परस्मैपद पद है, वो आपको तिगंत में बताएंगे। यहाँ तो केवल प्रत्ययों की जानकारी थी साधारण, ठीक है ना? चिंता नहीं। महोदय। ये तिगंत जब वादी पढ़ाएंगे तो वहां बताएंगे स्पेशली आपको, क्यों चिंता।
जी चलिए, उसके बाद जी, अगले महोदय। हैं हर्ष मिश्रा जी। जल्दी से पूछिएगा थोड़ा हर्ष जी। हाँ जी, गुरुदेव आपने बताया कि जो शब्द रूप होते हैं उनके सभी ही सुबंत वाले मतलब उनकी संज्ञा होती है। यस यस और यस। तो जैसे आपने बताया कि बालकौ में जो द्विवचन में था उसका औ है। तो जैसे जो जी। बालका या जो आखिरी में जो बालका था उसका मतलब कौन सा होगा? क्या होगा? सुबंत में? बालका, बालका हमें वो वो जी। विसर्ग। वो जो आचार्य जी मैं समझ गया हूँ, हाँ, वो जो 27 है ना वो सॉरी 21 कितने 21 21 है जो वो सु औ हाँ। वो पूरे उनके साथ चलते हैं। जैसे बालकः बालकौ बालकाः कैसे जी, चलते हैं आचार्य जी बाद में समझाएंगे। वो पूरे 21 के साथ चलते हैं। वो सभी पद हैं, जितने भी शब्द रूप जी। हैं, आप जो समझते हो ना, चाहे हरे हरि हरा या चाहे बहुत सारे ले लो, वो सब है। जी, वो जब उनकी बात आएगी तो स्वयं बाहर आ जाएगी। वो 21 है तो वो एक शब्द के यानी 21 प्रकार बन सकते हैं फिर वहाँ, ऐसा मान लीजिए जनरली। तो आप अब पद समझ गए होगे। जी जी धन्यवाद। अभिजीत जी मंत्रालय। जी मेरे दो सवाल है। पहला ये कि एक पूछिए जल्दी। प्लुत ये पदांत हो सकता है क्या? और बिल्कुल दूसरा होगा। सवाल हाँ, है, बिल्कुल अगर हो होगा। सकता यस है तो यस। हो सकता है तो उसका कोई उदाहरण। और दूसरा एक क्वेश्चन ऐसा है कि समझो अभी स्त्री है या अस्त्र है, इस टाइप की जो शब्द है पद है, इसके अंत में जोड़ाक्षर है, स्त्री है, ऐसा कुछ है ना, तो उसका पदांत क्या हो सकता है? पद के अंत में ई। ई है ना? श्री में ई। यस जी यस। जी हाँ ओके। और प्लुता वाला उदाहरण कुछ? देवदत्त आ को आ पद के अंत में है। आप उस देवदत्ता को 21 बार के प्रयत्न से लंबा करेंगे तो भी लास्ट में आ आएगा फिर। वो उससे ये मतलब नहीं संबोधन है। का रूप मैंने उसका बोला है, ये पदांत है। कोई आप सा उसको भी 1 शब्द घंटा रूप लंबा बोले। वह पदांत होगा ही। जी उनकी बात मैं भी समझ गया। सुभा मलैया जी। नमस्कार आचार्य जी। जी नमस्कार जी। अभी आपने ये जो रामः वनम गच्छति जो एक्सप्लेन किया वो मैं समझ नहीं पाई। अच्छा अच्छा, मैं बस इसमें यह बताना चाहता था कि रामा वनम गच्छति में कितने पद हैं। हाँ तो कितने पद हैं आप बता दीजिए। अब कितने दिखाई दे रहे हैं? ऐसे तो 3 ही रहे हैं, तीन रामः ही है पद, वन है ना? गच्छति। अच्छा, अब इसमें से तिङंत पद कितने हैं इसमें? रामा वनम गच्छति में तिङंत पद। तिङंत पद मतलब जो धातु रूप हो। हाँ गच्छति। गच्छति एक है तिङंत पद, और 2 क्या है? सुबंत पद। हाँ राम और वन हो गए सुबंत पद और गच्छति हो गया पद तिङंत। समझ में आ गया ना? पद किसे कहते हैं? नहीं पद तो आया, लेकिन उन्होंने पदांत। हमें ई और विसर्ग के बारे में एक्सप्लेनेशन दी, वो पदांत थोड़ा का मतलब जो पद संज्ञक है, जिसकी आपने पद संज्ञा की है, उसके अंत में कौन है ये? हाँ तो वनम में बताइए, पदांत में कौन है? वनम में लास्ट अंत मतलब अनुस्वार। अनुस्वार, ठीक है। गच्छति में अंत में कौन है? ई। ई, राइट, हो गया, अब समझ जैसे कि गए। यहाँ पर ये विसर्ग है, अब बताइए पदांत में कौन है? पदांत में रामा में विसर्ग हुआ। बस आप समझ गए। और पदादि में कौन है? रामा में पदादि रा, रा। र केवल र आदि है ना। और तो ये सब मध्य वाले हैं, बाकी तो मध्य के बीच वाले। चलो जी तो जी, जी। आप ये समझ गए हो गया। जी वैभव पांडे जी जल्दी से पूछिए। जी महोदय, नमो नमः महोदय। जी नमो नमः महोदय। यह है प्रकृति और प्रत्यय को संबंध तत्व से अगर समझा जाए महोदय, तो वो मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है ऐसे, कि जो प्रकृति और प्रत्यय से मिलकर एक पद संज्ञा बनती है। तो महोदय संबंध तत्व से मैं सर से है ना? जी सर, ये भाषा विज्ञान के उसमें पढ़ा था सर मैंने। अच्छा अच्छा जी, जब पद विज्ञान में पदों के निर्माणों में। अच्छा अच्छा जी महोदय। यह है ना कि प्रकृति और प्रत्यय से जो शब्द पूरा बनता है ना, जिसे आप एक शब्द समझते हो, उस जी महोदय। एक शब्द में पाणिनि जी ने 2 तरीके का विभाजन किया है कि उसमें एक तो प्रकृति होती है, एक प्रत्यय होता है। जी महोदय। प्रत्यय वह होता है जो प्रकृति के लास्ट में लगाया जाता है। अभी यह थोड़ी परिभाषा समझिए। जी जी
प्रत्यय वो होगा जो लास्ट में होगा। प्रकृति तो क्या है, एक जैसी रहती है, वो वह उसका बदलाव ज्यादा नहीं होता। प्रत्यय क्या होता है, प्रत्यय अलग अलग बदलते रहते हैं। जैसे आपने सुबंत में भी 21 प्रत्यय पढ़े। जी जी। तो वो एक प्रकृति से 21 प्रत्यय आने की संभावना रहती है। तिगंतों में भी क्या है, एक प्रकृति से, जैसे भू ले लो, पठ ले लो, एथ ले लो, इनसे क्या होता है 18 प्रत्यय आने की संभावना होती है। क्योंकि प्रकृति प्रत्यय दोनों का मिलाकर के ही प्रयोग करना है, ऐसा वैयाकरणों का मत है, पाणिनि का अध्ययन, पतंजलि इन लोगों का। अलग अलग रूप प्रयोग नहीं करना है। जी 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 महोदय। क्या करना है, प्रकृति प्रत्यय मिला करके करना, करके एक पद का निर्माण होता है। प्रकृति प्रत्यय के मिलाने से ही संस्कृत भाषा का अर्थ चेंज नहीं होता है। कोई किसी को कहीं भी रख दो, क्योंकि वो अपनी विभक्ति के साथ वहां चला जाता है। जी 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 महोदय जी। यह संस्कृत की सबसे बड़ी खासियत है। जी महोदय, धन्यवाद महोदय। तो आप लोगों से कुछ दिशा निर्देश दे देते हैं आप लोगों को, क्योंकि अब संज्ञा प्रकरण हो गया है। तो आज एक परीक्षण और कर लेते हैं दिशा निर्देश देने से पहले। कल 1 मिनट में हो जाएगा। एक प्रश्न और है, 2 प्रश्न और है छोटे से। क्या नाम था इनका, दया शंकर था, क्या था, बोलिए जल्दी। दया शंकर जी थे शायद कोई। अच्छा कोई बात नहीं, चलो चलिए तब तक। हाँ, राजेश कुमार मिश्रा जी बोल सकते हैं तब तक। महोदय, यदि अभी आपने बताया कि पदांत में गच्छति है और पदादि में ग बता रहे हैं, कि जैसे उसमें स्वर ले रहे हैं, तो यहाँ पे स्वर नहीं लेना है क्या पदादि में? नहीं, जो होगा वह लिया जाएगा। वहां पर क्या है, ई है तो ई आ जाएगी। हाँ। यदि पद के आदि में स्वर होता है, स्वर लिया जाता है। व्यंजन है तो व्यंजन लिया जाता है। अच्छा, पद के आदि में होना चाहिए। हाँ ठीक। हाँ, वो पद के आदि में चूंकि ग है, अ तो और इस साइड में है, उससे आगे। ठीक ठीक, समझ समझ गए हो ना। हाँ हाँ, जो होगा वो लिया जाएगा। इसमें ऐसा नहीं कि स्वर ही ले रहे हैं, जो होगा। दुर्गा शंकर जी, अंतिम प्रश्न दुर्गा शंकर जी। दुर्गा शंकर जी, आप हाथ उठा रहे हैं बार बार। चलिए, वो समझ नहीं पा रहे। हाँ बताइए। वो डिस्कनेक्ट हो गया था थोड़ा। मेरी एक शंका है कि सुप तिंगंतम पदम हुआ, यहाँ सिर्फ सुबंत और तिंगंत ये दोनों ही पद संज्ञा है या दूसरे भी हैं, जैसे कि यनंत सनंत अव्यय पद, उनका क्या है? वो सबसे पद संज्ञा नहीं है क्या उनका? हमने बताया था वो भी पद संज्ञा के हैं। वहां पर भी तो ती तो सब में रहता है ना, तिंग प्रत्यय। जो ऋजंत है, सन्नंत है, वो भी तो सब तिंगंत ही है ना, कि और कुछ है, ये बताइए। तो वह भी पद संज्ञा होगा। हाँ हाँ हाँ, विच्छेदन का पहला और अंतिम। और पहला है अव्यय विच्छेदन का अव्यय ई। पद भी सुबंत में आता है क्या? है जी, जी बताइए क्या कह रहे हैं। अव्यय पद का क्या है, वो सुबंत में आता है क्या? सुबंत है, सुबंत है। सुपो धातु प्रातिपदिक वहां पे भी लुक हो जाता है। हाँ जी, ठीक है, धन्यवाद। सुबंत माना जाएगा लुक होने के बाद, सुबंतत्व में कोई हानि नहीं। सूर्यकांत जी। जी भैया। सूर्यकांत जी बोले, बोलिए, आपका कोई प्रश्न है लग रहा है? नहीं, प्रश्न नहीं, मैं बोल रहा था कि आचार्य प्रश्न पूछते तो मैं हाथ खड़ा नहीं कर पाता हूँ, तो मुझे भी ले लिया जाए उत्तर। तो आपको ले लिया गया, तो ले लिया गया, पूछें। नहीं, प्रश्न नहीं, उत्तर पूछने के लिए, जब टेस्ट लेते हैं आचार्य जी तब की बात। अच्छा अच्छा, उत्तर लेने के लिए। ठीक है बोले। चलिए, तो आपसे ही करते हैं कुछ। चलिए भैया, शुरू कीजिए आप दिशा निर्देश। तो दिशा निर्देश यही है कि एक तो कल जिस प्रकार का परीक्षण हमने संज्ञा प्रकरण का किया था, वैसी तैयारी आप सभी की होनी चाहिए, है ना, अच्छी होनी चाहिए। और राजमणि जी ने बहुत अच्छी की थी, वैष्णवी ने बहुत अच्छी की थी। आप लोगों में से और भी काफी लोग होंगे, क्योंकि या तो हमें बहुत कम समय मिल पाता है आप लोगों से संवाद करने का। तो आप लोग अपनी तैयारी को इतनी दुरुस्त रखिएगा। आपकी तैयारी इतनी दुरुस्त रहेगी, हमें आपको पढ़ाने में थोड़ा आसानी होगी। आप हमारे दिशा निर्देश को फॉलो करेंगे तो ये आपको हम गारंटी दे रहे हैं कि हम आपको व्याकरण सिखा के ही दम लेंगे। आपको थोड़ा यह ध्यान रखना है कि आपको कुछ जरूर प्रयत्न करना है। बिना प्रयत्न के आपकी तरफ से कुछ होने जाने वाला नहीं है, ठीक है ना जी? क्योंकि जब दोनों तरफ से प्रयत्न होगा तभी फल की प्राप्ति हो पाएगी हम लोगों को। तो
इस बात का ध्यान रखें हमेशा कि जो यहाँ दिशा निर्देश दिया जाए उसे पूरा पालन किया जाए। तो सबसे पहला दिशा निर्देश यही है कि आप संज्ञा प्रकरण की तैयारी जैसी कल हम जो चर्चा कर रहे थे वो होनी चाहिए थी। और कुछ सूर्यकांत जी ने कुछ महत्वपूर्ण बातें कही हैं, क्योंकि हमारा संज्ञा प्रकरण ये लगभग पूर्ण हो चुका है। अब 1-2 दिन में हम क्या कर सकते हैं, तो सूर्यकांत जी का यह कहना था कि आप लोगों ने कुछ इसको लिखित में बना दिया होगा। थोड़ा म्यूट कर दीजिए। हाँ, तो सूर्यकांत जी का यह कहना था कि आप जो पढ़ चुके हो उसको कम से कम लिख लें। कुछ लोगों ने साथ साथ लिखा होगा, लिख लें। एक तो अच्छा तरीका ये है, या फिर आपने जो सीखा है उसे कोशिश करें दूसरों को सिखाएं। कोई आपकी बात नहीं सुन रहा हो तो थोड़ा जबरदस्ती ही सुना दें, कुछ है ये सुन लो, हमने ये सीखा है वो सीखा है। इससे क्या होगा कि आपका जो सीखा है आप एक बार उसे एक्सप्लेन कर देते हो तो आपको पता चल जाता है कि हाँ अब ये ठीक हो चुका है। और मित्रों, और मैं बस एक बात और ज्यादा कहना चाहता हूं, आप पढ़ा हुआ अपने आप को तभी माने कि आप अपने जो सीख रहे हो उस सीखे हुए को किसी दूसरे को सिखा सकने की आप में क्षमता आ जाए। ऐसी क्षमता आ जाए कि नहीं मैं इसे दूसरे को सिखा सकता हूं, तब आप समझ लेना कि जी अब मैं सीख गया हूं। बस एक ही फॉर्मूला है। आपको ये लग रहा है कि नहीं यह विषय में इसको सिखा सकता हूं, तो आप समझ लेना कि हाँ मैं सीख चुका हूं। आपको दिक्कत है तो आप समझिए आपको खुद अभी वह नहीं है कंफर्म। तो आप प्रयास करिए कि आप दूसरे को कम से कम एक बार बताइए उस विषय को। माना कि एक आध बार थोड़ा इधर उधर होगा, आप उसे देख करके बढ़िया से बताइए। जहां आपको दिक्कत हो तो हमसे और पूछ लीजिए, है ना। ज्यादा हो तो जो वीडियो डल चुके हैं उनको एक बार और देख लीजिए, आपके लिए लाभप्रद होगा ये सिद्ध। तो कम से कम अपने पढ़े हुए विषय को एक बार है या तो लिख लें या फिर ऐसे संवाद कर लें डिस्कशन ग्रुप में अपने मित्रों से, या किसी कोई छात्र हो उसको पढ़ा दें। तो ऐसे करके आपकी जो विद्या है वो सुरक्षित रहने वाली है। और हम आपको ये भरोसा दिला दें कि आप यहाँ पर यदि व्याकरण पढ़ने के स्टेशन पर हो तो आप ये समझ लीजिए कि आप लोगों की तरफ से प्रयत्न में कहीं कमी रह जाए तो हम कह नहीं सकते। हमारी तरफ से कोई कमी रहने वाली है नहीं। हम तो आपको सिखा करके ही दम लेंगे यदि आप हमारे साथ साथ चलते रहेंगे तो। हाँ, आप हमारा साथ छोड़ दोगे, जिस स्टेशन से आप ट्रेन में उतर जाओगे तो तभी उसी कंडीशन पर यह हो सकता है कि आप सीखने में आपके में कुछ वो रह जाए। बाकी हम अपनी तरफ से कोई कमी करने वाले बिल्कुल भी किसी भी स्तर पे है नहीं। तो आप भी प्रयत्न करिए कि अपनी तरफ से हम भी नहीं कमी होने दें। जब दोनों साथ मिलकर के चलेंगे तो ये होगा। हाँ हाँ। और अब ये एक बात थोड़ा सा ये रह गई थी कि कुछ लोग ऐसे हैं कि हमारे इस ग्रुप में पहले थे, वो जो है पंतोला जी। जी बोले। हमारे इस ग्रुप में कुछ लोग ऐसे हैं कि जो पहले पढ़ते थे लगातार, वो किन्हीं कारणों से रह गए थे, क्योंकि हमारे 2 दिन के दौरान ये सब हुआ था। तो इस प्रकार के लोग रह गए हैं। कुछ ऐसे हैं कि उनको इस टाइम में क्या है कि बहुत सारी ऑनलाइन चीजें चल गई हैं आजकल, तो उधर वो बिजी रह जा रहे हैं। जी। ऐसे लोगों के लिए हमने कह दिया है कि जो लोग अभी नियमित क्लासें नहीं कर पा रहे हैं वो फेसबुक को जरूर देखते रहें, वहां पर लाइव होता है। आपको यदि हमारे साथ संवाद करना है तो आपको आपका सही माध्यम तो है कि आप ये ग्रुप पे रहें, हम देख सकते हैं कौन है, आपसे संवाद कर सकते हैं। आपको डायरेक्ट हम संवाद करने से कुछ सीखने का ज्यादा मौका मिलेगा। तो ये प्रयास करते रहें। और भी जो छूट गए हैं आपके कुछ मित्रजन, आप चिंता न करें, बस शर्त एक ही है, आप यदि नियमित रहोगे जैसे हम नियमित हैं तो हमारा यह काम चलता रहेगा। और आपकी अनियमितता क्या कर देगी, आपको इस ज्ञान गंगा से दूर कर देगी। तो अपनी नियमितता बनाए रखिएगा। मित्रों, मैं फिर बात कह रहा हूं कि जो भी आपकी जो एक कंडीशन है, अर्थात आपको ये लग रहा है कि बहुत कठिन है, बहुत दिमाग पे भार आ गया, समझ में नहीं आ रहा है कि मैं जो पढ़ गई हूं उसे अब भूल न जाऊं कहीं, तो इसके लिए बस एक ही उपाय है कि आप किसी को पढ़ाते रहें और खुद पढ़ते रहें। जहाँ दिक्कत हो पूछते रहें। आप अपने ज्ञान का उपयोग यदि बार बार करते रहेंगे किसी न किसी रूप में, भले छोटे रूप में क्यों नहीं, तब आप भूलेंगे नहीं, समझे। तो ज्ञान का उपयोग, सीखे हुए का उपयोग आपको करना बहुत जरूरी है। अपना उच्चारण सुधारने के लिए जो वीडियो रिकॉर्डिंग एक करवाई थी आप लोगों के लिए, उसे सुनते रहें। नए अध्येताओं के लिए जरूरी है कि उनका उच्चारण अच्छा होना चाहिए, ठीक है ना। तो नए अध्येताओं को थोड़ा ध्यान रखना है इसमें, तो उनका उच्चारण बहुत अच्छा होना चाहिए।
कि जिससे, क्योंकि पुराने अध्येता तो वो सब जानते हैं कि कैसे क्या करना है, वो तो कुछ बारीकियां कुछ सीख रहे हैं अभी क्या कैसे है ये। तो हम अपने यहाँ पर छोटी से छोटी चीज भी बताते हैं, छोटी मतलब एक ऐसे स्तर से लेकर के चल रहे हैं कि छोटा कोई यदि हमारी इस क्लास में यदि छोटा बच्चा भी यदि होगा वो भी सीखेगा, और जो पहले के सीखे हुए उनका भी ज्ञान अर्जन होगा निश्चित। तो इसी तरीके की हम सामग्री आपके लिए निर्माण करते हैं। कई लोगों ने कहा था कि एक सूचना मुझे भी देनी थी। हाँ, मैं पहले एक बात कह दूं, नहीं उसे भूल जाऊंगा, फिर आप कह दीजिएगा। जी। और हमारे द्वारा चाहे कोई वीडियो हो, एक और आपको बता दें, बहुत लोगों को संशय रहता है, हमारे द्वारा बनाई हुई कोई भी वीडियो, कोई भी ऑडियो, कोई भी चित्र, एनीबॉडी, हर कोई चीज आप लोगों के लिए है, संपूर्ण समाज के लिए है। इस पर हम किसी भी प्रकार का कॉपीराइट का दावा बिल्कुल नहीं करते हैं। आप इसे खूब अपने नाम से छाप करके और पढ़ाइए, पढ़िए, खूब जैसे लाभ ले सकें लीजिए, हमें इसकी कोई बात नहीं है, ठीक है ना। हम और द्वारा और नई बना लेंगे, आप चिंता नहीं करें। बस आप भी इसी तरीके से इस ज्ञान की गंगा में थोड़ा सहयोग दीजिए कि हम इसको बहा सकें, पूरे भारतवर्ष में एक संस्कृत में इस समाज की थोड़ा स्थापना कर सकें बढ़िया से। जी। व्याकरण के जरिए थोड़ा सा जल्दी से संस्कृत को समझा जा सकता है, शुद्धता शुद्धता बारीकी बहुत आसानी से समझ जाएंगे। तो ये सब निवेदन करना था, तो आप इसे प्लीज ध्यान रखिएगा। कल प्रतिपदा है, कल का अवकाश रखेंगे, और एक आध दिन यदि संज्ञा प्रकरण में आप अपने को ठीक कर लीजिए, फिर हम संधि प्रकरण पढ़ते हैं, और बहुत ही आपको संधि प्रकरण में आनंद आने वाला है, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा, ठीक है ना? जी। तो आप कुछ अब बात कह दीजिए। हाँ, मैं ये कह रहा था कि जो लोग बीच में जो लोग जुड़ नहीं पाते हैं किसी दिन, तो लोग क्या मुझे आचार्य जी को फोन कर देते हैं, माने 6:30 से 7:30 का टाइम है, तो आप नहीं जुड़ पाते हैं तो नेटवर्क की ही समस्या होगी, मान के चलिए, और कोई दिक्कत नहीं है। अब उस टाइम कॉल करेंगे तो हमको भी समस्या होती है, तो उस दिन आप जुड़े ना जुड़े, फिर भी आपको बीच में तो कॉल नहीं करनी है कम से कम उस 1 घंटे में, क्योंकि ये म्यूट हो जाता है, हम लोग हो जाते हैं, बहुत समस्याएं होती हैं। और दूसरी बात वही, कल प्रतिपदा है, आपने याद दिला ही दिया, तो कुछ वो काम नहीं दिया क्या? संज्ञा प्रकरण पूरा हो गया है तो हल्का कुछ लिखा हुआ पीडीएफ में लोग प्रश्न आंसर ग्रुप में हम भेज देंगे, उन्हें पूरा करेंगे आप लोग क्वेश्चन आंसर। हाँ आचार्य जी, एक चीज मुझे और कहना था, निर्देश सूर्यकांत जी ने भी दिए हैं, उनको हमने कुछ को तो कह दिया है, कुछ बच गए, उनको भी बता देंगे सूर्यकांत जी के साथ। जो अब तक हम लोगों ने स्लाइड पढ़ाई थी ना जी, वो कई लोगों को लिखना रह गया होगा, कई लोग रह गए होंगे, तो हम लोग यदि, अच्छा 1 मिनट मैं पूछ ही लेता हूँ, आप में से किसी ने पूरे स्क्रीनशॉट लिए हैं क्या, शुरू से आज तक की जितनी स्लाइड है? आप उसकी चिंता नहीं करें। क्या पता किसी छात्र ने ली हो, कई लोग लिए रहते हैं, आपका काम आसान हो जाएगा। मुझे मेधा जी ने भी तो मुझे भेज दीजिएगा आप सारे, हम भेज देंगे आचार्य जी को समस्या। और नहीं लिए, चिंता नहीं करनी, मैं भेज दूंगा, मेरे पास सब अवेलेबल है, पहले कह चुका हूँ। चलिए, 2 लोग और हाथ उठा रहे हैं। पुरुषोत्तम जी क्या कहना है, जल्दी बोलिए। तो मेरा कहना था कि कल प्रतिपदा है, तो प्रतिपदा को एक सामान्य तौर पे एक मतलब एक प्रश्नावली के तौर पे रख दिया जाए। नहीं, कल नहीं हो पाएगा, ना नहीं हो पाएगा भैया। कल थोड़ा हम अवकाश रखना चाह रहे हैं, तो वैसे भी प्रतिपदा वैसे भी हमने नहीं रखी है, तो धीरे धीरे चलेंगे, कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं। आप संज्ञा प्रकरण को ठीक कर लीजिए, संज्ञा प्रकरण कर लोगे तो संधि में कोई दिक्कत नहीं आने वाली। अब आप इन बातों को ध्यान रखिएगा, जल्दी बोले, भूल रहे हो तो दोबारा देख लीजिए बस। आचार्य जी नमस्कार। जी नमस्ते। एक प्रश्न था मन में कि अष्टमी और प्रतिपदा ये 2 तिथियों पर अध्ययन क्यों नहीं होता, मतलब उसका क्या कारण है उसके पीछे? चलिए आचार्य जी, इसको भी हल्का कर देते हैं। इतने लोग, जितने लोग जुड़े हैं, इनमें से जिसको पता हो, कई लोगों के पास स्क्रीनशॉट है, दुनिया भर के थे, वो चीज आप मुझे भेज दीजिएगा, मैं ग्रुप में भेज दूंगा। वैखरी जी पढ़ लीजिएगा उसको, मुझे मेधा जी अष्टमी प्रतिपदा चतुर्दशी भी मिल जाएगी। जी बिल्कुल मिल जाएगी वैखरी जी, 1 घंटा वेट कीजिए बस। हाँ ठीक है, बिल्कुल। चलिए, और हम इसको एक दिन बता भी देंगे, थोड़ा इस पर बड़ा विवाद सा है, थोड़ा सा क्योंकि एक उत्सुकता मन में रहती है। ये तो मैंने तो पहली बार सुना कि अध्ययन नहीं होता है, तो क्यों नहीं होता है इसका कारण पता होना चाहिए। वैखरी जी सुनिए, बता देते हैं क्योंकि समय हो चुका है। वैखरी जी बोलिए, आधे मिनट में सुनिए। मैं हूँ, श्रीओम जी हैं, हम लोग इसी परंपरा से पढ़े हुए हैं, गुरुकुलों में या संस्कृत महाविद्यालय में। तो कोई भी बता दीजिए। हमने यही देखा, तो जी
हमने यही देखा, तो मैंने आचार्य जी से निवेदन किया, मैंने कहा आचार्य जी हम शनिवार और रविवार की छुट्टी नहीं रखेंगे। हमने जिस परंपरा से पढ़ा है उस परंपरा को भी हमको बढ़ाना चाहिए, इसलिए हम प्रतिपदा और आपको अष्टमी ही उसका छुट्टी बिल्कुल रखेंगे। रीजन बताएंगे, वैज्ञानिक जी। कारण बताएंगे आपको, उसका आप चिंता न करें। अब परम भारतीय अगले थोड़ा संस्कृति भी समय हो पता चुका लगे है, लोगों को। आज जी। आपसे ही विदा लेते हैं, फिर अगली इस बार बता देंगे। धन्यवाद। मैं उसको एक बार बीच में और बताना चाह रहा था, पर ये मुझे पढ़ाना भी होता है, तो बातों नहीं के साथ साथ नहीं सामंजस्य ठीक नहीं। है, आप ग्रुप फिर में बता बता देंगे। दीजिए। चलिए। धन्यवाद। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमो नमः। शुभ रात्रि। नमो नमः। प्रणमामि। नमः। प्रणाम, धन्यवाद।